हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स मेंडल का, उसके आखिरी सीरीज़ में पहुंच गए हैं। और आज और कल के लेक्चर में हो सकता है वे पूरी तरीके से क्या हो चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो भी बीमारियाँ वगैरह छोटी मोटी बचेंगी उसको हम लोग डिजीज़ वाले चैप्टर में मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में सीधे सीधे पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे, फ़िलहाल तो ऊपर लिखा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मानव में लिंग संलग्न गुण एवं इनकी वंशागति या सेक्स लिंक कैरेक्टर इन ह्यूमन एंड इन इट्स हेरिटेंस। तो चलिए सीधे सीधे पहले हेडिंग को ही समझते हैं कि ये हेडिंग क्या कह रहा है। तो सीधे सीधे कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछी जाए कितनी होती है तो वो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो कहने का मतलब जो ह्यूमन है, मनुष्य, इनमें अगर पूछे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो क्या लिखेंगे 46। और ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं तो ये गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के, जिन्हें कहते हैं ऑटोसोम या इसी को हिंदी में कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, या इन्हीं का दूसरा नाम है सोमैटिक क्रोमोसोम। और दूसरे को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या इसी को हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र, और इसको कहते हैं हम लोग दैहिक गुणसूत्र। ठीक, तो मनुष्यों में कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, और यह गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं 2, जिन्हें कहते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। मनुष्यों में जो ऑटोसोम है उसका दूसरा नाम क्या है सोमैटिक क्रोमोसोम, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। और दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और उसको हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र। और इन्हीं लिंग गुणसूत्रों का संबंध है हमारे इस हेडिंग से, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है ऑटोसोम्स की संख्या मनुष्यों में, चाहे मेल हो या फीमेल, उसकी संख्या कितनी होती है 44 या 22 जोड़ी। और लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2 या 1 जोड़ी। अब कह रहा है अगर ये पुरुष होगा तो उसमें गुणसूत्र कौन से होंगे XY दोनों, 1 और 2। और अगर ये महिला होगी तो उसे कहेंगे XX। तो अगर पूछेगा पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है तो XY से। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है तो उसे प्रदर्शित करेंगे हम XX से। तो कह रहा है कि मनुष्यों में कुछ ऐसे गुण होते हैं या लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, मतलब वो ऑटोसोम्स में नहीं होते हैं, इन गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते हैं, वो केवल सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और जब मेल या फीमेल का रिप्रोडक्शन के समय, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर या निषेचन के समय लिंग निर्धारण होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की, तो लिंग गुणसूत्रों के कारण ही वह बीमारियां या वह लक्षण जो भी कह लें अभी फिलहाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं। तो लिंग संलग्न गुण या लक्षण वह लक्षण होते हैं जो मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जो जनन की क्रिया के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंग गुणसूत्रों या सेक्स क्रोमोसोम के कारण स्थानांतरित होते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब पीढ़ियां लगातार आती जाती रहती हैं, जिसके कारण वह लक्षण भी लगातार पीढ़ियों में एक दूसरे से क्या होते हैं आते जाते रहते हैं। दूसरी बात रही, अगर कह रहा है कि लिंग गुणसूत्रों की वंशागति के बारे में किसने बताया था तो उसको बताने वाले थे TH मॉर्गन, TH मॉर्गन। उन्होंने सबसे पहले लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षण पाए जाते थे उसकी वंशागति के बारे में बताया था। उन्होंने अपना प्रयोग घरेलू मक्खी जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नामक घरेलू मक्खी पर किया। कब किया था 1910-11 में, जिसके पश्चात उन्होंने मानव में लिंग संलग्न गुण और इनकी वंशागति का क्या दिया था सिद्धांत दिया था। तो अगर पूछे मानव में लिंग संलग्न गुण के बारे में किसने बताया था TH मॉर्गन ने। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था तो घरेलू मक्खी जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। और कब प्रयोग किया था 1910-11 में। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने प्रकार के 2, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। और लिंग संलग्न गुण कौन से होते हैं जो केवल सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, चाहे XY हो चाहे XX हो। और इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के कारण वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं। तो कुछ लिंग संलग्न गुण अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ। तब तक अगर लिखना हो तो उसको लिख लीजिए। ठीक, मिटा रहा। देखिए, इरेज करने के बाद हम लोग समझेंगे अब जो लिंग सहलग्न गुण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधे सीधे अगर कह रहा है लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं कि मनुष्यों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उस पर ही लिंग सहलग्न गुण पाए जाते हैं और उन्हीं के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब कह रहा है कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लें। तो पहला हम लोग कहेंगे एक्स सहलग्न गुण, ठीक, या इसी को हम कहेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर मतलब वह लक्षण जो केवल किन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, एक्स पे। और कह रहा है कि यह कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और यह लक्षण पुत्र तथा पुत्रियों को किससे प्राप्त होते हैं, मतलब लड़के और लड़कियों को। तो मान लिया जाए कि जो पापा हैं, ठीक है ना, उनके शरीर में जो गुणसूत्र होगा उसे क्या कहेंगे, एक्स वाई। और जो मम्मी हैं इनके शरीर में जो गुणसूत्र होगा, ठीक है ना, जो मदर हैं उनके शरीर में जो गुणसूत्र होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स। जनन की क्रिया में इनके अंदर क्या बनेगा, स्पर्म, और इनके अंदर क्या बनेगा, ओवम। जो स्पर्म होंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, 2, कुछ एक्स वाले बनेंगे और कुछ वाई वाले। और जो ओवम बनेंगे वो किससे, केवल कितने प्रकार के बनेंगे, एक्स, क्योंकि इसमें केवल एक्स एक्स पाया जाता है और इसमें एक्स वाई पाया जाता है। और जनन की क्रिया में शुक्राणु चल कर जाते हैं किसके पास, अंडाणुओं के पास। तो मान लो एक्स वाला एक्स से मिला तो ये फीमेल पैदा होगी, मतलब लड़की, ठीक। और वाई वाला एक्स से मिला तो ये मेल पैदा होगा, मतलब लड़का, ठीक। तो इस तरीके से होगा क्या, जनन। लेकिन कह रहा है कि इसमें लिंग सहलग्न गुण क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो यक्ष सहलग्न गुण या यक्ष लिंक्ड कैरेक्टर वह लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में पुत्रियों को मतलब लड़कियों को तथा लड़कों को मतलब एक्स वाई जिसके अंदर आ रहा है, माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। जिसमें पुत्रियों को माता से व पिता से दोनों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अगर लड़की है इसके अंदर एक यक्ष किससे मिला होगा, पापा से, और दूसरा यक्ष किससे मिला होगा, माता जी से। लेकिन लड़कों में यह लक्षण केवल किससे मिलेंगे, माता से, क्योंकि वाई आया होगा किससे, पापा से। तो यक्ष सहलग्न लक्षण या गुण वह लक्षण होते हैं जो माता व पिता से पुत्र तथा पुत्रियों दोनों में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन पुत्रियों को यह लक्षण माता व पिता दोनों से प्राप्त होता है, जबकि पुत्र को केवल माता से प्राप्त होता है। इन लक्षणों का वाई गुणसूत्रों से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि पुरुषों में एक वाई है, ठीक। तो इसे कहोगे क्या, यक्ष सहलग्न लक्षण। दूसरा, अगर इसको हम मिटाएं और इसको हम कहें वाई सहलग्न लक्षण, ठीक, यहीं पे हम अगर बनाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा वाई सहलग्न लक्षण, वाई लिंक्ड कैरेक्टर, दूसरा टाइप अगर देखा जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, क्योंकि अभी इसी में खिचड़ी हो जाएगा पूरी तरीके से, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसमें भी सेम होगा, पापा होंगे तो उनके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो कौन सा होगा, एक्स वाई। मदर होंगी तो उनके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्स। इनके अंदर बनेगा स्पर्म, इनके अंदर बनेगा ओवम। और स्पर्म बनेंगे कितने प्रकार के, 2, एक्स और वाई वाले, और ओवम बनेंगे कितने प्रकार के, एक्स और एक्स वाले। तो एक्स को एक्स से मिलाओगे तो लड़की पैदा होगी, और एक्स को वाई से मिलाओगे तो लड़का पैदा होगा, ठीक। तो अगर कहे वाई सहलग्न गुण या वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं, तो वह लक्षण जो केवल वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें वाई सहलग्न गुण या लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का यक्ष गुणसूत्रों से कोई संबंध नहीं होता है। यह लक्षण पुत्र को केवल पिता से प्राप्त होते हैं, पुत्रियों को यह लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यक्ष फीमेल में है तो वाई वाले लक्षण तो वैसे भी नहीं आने हैं। तो यह लक्षण पुत्र को केवल किससे मिलेंगे, पिता से मिलेंगे, पुत्र को केवल किससे मिलेंगे, पिता से, जिसके कारण इसका यक्ष गुणसूत्रों से मतलब इस महिला से कोई संबंध नहीं है।
और यह लक्षण केवल पुत्रों में पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोप्सिस। ये एक बीमारी है जो केवल पुरुषों में देखी जाती है, स्त्रियों में ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि इस बीमारी या रोग के जीन जो होते हैं वो केवल किस पे पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्रों पर। तो वाई केवल पुरुषों में होता है, इसलिए केवल ये मेल को होता है। स्त्रियों में वाई नहीं होता है, इसलिए ये फीमेल को नहीं होता है। ठीक। और इस बीमारी में होता क्या है, पुरुषों के कान पर लंबे बाल आ जाते हैं। तो वाई सहलग लक्षण किसे कहोगे या गुण किसे कहोगे, वह लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन पुत्रियों का इनसे कोई संबंध नहीं होता है। यह लक्षण केवल पिता से पुत्र को प्राप्त होते हैं। और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरे को कहा जाएगा एक्स वाई सहलग्न लक्षण। तो एक्स वाई सहलग्न लक्षण की अगर बात की जाए तो एक्स वाई सहलग्न वह लक्षण होते हैं जो पुत्र तथा पुत्रियों में माता व पिता से स्थानांतरित होते हैं, जिसमें यक्ष सहलग्न लक्षण पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, जबकि पुत्र को वाई सहलग्न लक्षण केवल पिता से प्राप्त होता है और यक्ष सहलग्न लक्षण माता से प्राप्त होता है। तो यक्ष वाला माता व पिता से पुत्र और पुत्रियों दोनों को मिलेगा, वाई वाला माता और पिता में से केवल पुत्र पे जाएगा और पुत्र को केवल पिता से मिलेगा, और एक्स वाई वाला माता व पिता से लड़के और लड़कियों दोनों में जाएगा। तो लड़कियों को एक यक्ष माता से मिलेगा, दूसरा यक्ष पिता से मिलेगा, और लड़कों में एक यक्ष माता से और दूसरा वाई पिता से मिलेगा। तो अगर पूछा जाए मानव में लिंग सहलग्न गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। इसके एग्जाम्पल कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में 2 के बारे में दिया हुआ है, एक है हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। तो सबसे पहले मैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस के एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीधे सीधे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं पहला ले रहा हूँ उसे क्या कह रहे हैं, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णांधता, ठीक। तो ये एक यक्ष संलग्न गुण है जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जैसे कह रहा है कि वर्णांधता रोग में होता क्या है, तो यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता होता है तो वह लाल व हरे में भेद नहीं कर पाता है, मतलब लाल और हरे रंग को वो पहचान नहीं पाता है। पहला चीज़ ये। तो यदि किसी व्यक्ति को लाल और हरा नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये लाल है कि हरा है या हरा है कि लाल है, तो उसे कौन सा रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे कलर विजन भी कहते हैं। तो अगर ड्राइविंग टेस्ट होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे नॉर्मल बाइक का हो, या कह रहे हो कि प्लेन उड़ाने का पायलट के लिए, जो भी मतलब ड्राइविंग टेस्ट होती है उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, कलर ब्लाइंड टेस्ट एक होता है। अगर आप उसको पास करते हैं तभी जाके आपको वो चीज़ें दी जाती हैं। दूसरा कह रहा है लाल हरे अंधापन अगर किसके कारण होता है तो ये एक प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसे डेल्टोनिज्म प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टोनिज्म प्रोटीन कहते हैं। इसलिए इसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं या प्रोटीन डिफेक्ट भी कहते हैं, प्रोटीन दोष या प्रोटीन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो सीधे सीधे कलर ब्लाइंडनेस क्या है, यह एक ऐसा रोग है जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरा रंग दिखाई नहीं देता है या वह उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इस रोग के बारे में सबसे पहले हॉर्नर ने एक मिनट रुकिए, मैं देख के बता दे रहा हूँ, गलत ना हो, बस इतनी सी बात है। इस रोग के बारे में सबसे पहले हॉर्नर ने कहाँ गए, हाँ ठीक, 1876 के बारे में 1876 में बताया था। तो वर्णांधता एक ऐसा रोग है जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इस रोग से होने के कारण व्यक्ति लाल व हरे में भेद नहीं कर पाता, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इस रोग के बारे में हॉर्नर ने 1876 में बताया था, ठीक। दूसरी रही बात, ये रोग कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक। उससे पहले कहा गया है कि हॉर्नर के द्वारा कि यह रोग
गोरी प्रजातियों में, मतलब जो गोरे व्यक्ति हैं, 8% की दर से फैलता है, जबकि काली प्रजातियों में मनुष्यों की यह रोग 4% की दर से फैलता है, और हर 5 में से 1 व्यक्ति को यह रोग होता है। ठीक, इतनी जानकारियां इन्होंने दी है हॉर्नर ने। अब अगर कह रहा है कि इसकी वंशागति कैसे होती है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ी सी इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए, अगर मैं थोड़ा सा समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो XX, तो इसको मान लीजिएगा नॉर्मल। ठीक, कहीं लिखा हो XX और उस पर पावर में कुछ लिखा हो, जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ कि वो हो क्या सकता है, तो इसको लिखिएगा कैरियर, या इसी को हिंदी में कहते हैं वाहक। इसको क्या कहेंगे? सामान्य। ठीक, दूसरा केस, अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसको कहेंगे इन्फेक्टेड। ठीक, या इसे हिंदी में कह लेंगे ग्रसित। ठीक, ये हो जाएगा फीमेल के लिए कंडीशन। मेल के लिए जो कंडीशन होगा वो होगा या तो XY, जिसे कहेंगे नॉर्मल, या इसी को हिंदी में कहेंगे सामान्य। ठीक, और अगर लिखा हो इस तरीके से तो उसे कहेंगे इन्फेक्टेड, या इसे कहेंगे ग्रसित। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, यदि किसी वर्णांध या इसी को क्या कहेंगे कलर ब्लाइंड, यदि किसी वर्णांध या कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से किया जाए तो किसी सामान्य स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब बातों का। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वर्णांध पुरुष। क्या लिखेंगे? कलर, सॉल्व करते समय कलर ब्लाइंड मेल। ठीक, या इसी को हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं वर्णांध पुरुष। और जो फीमेल है वो कैसी है? सामान्य। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या? नॉर्मल फीमेल। ठीक, अब कलर ब्लाइंड मेल के लिए हम बोले हैं क्या? पुरुष या तो ग्रसित होगा या तो सामान्य होगा, स्त्री या तो सामान्य होगी या तो वाहक होगी, मतलब रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगी, या वह उस रोग से क्या होगी? ग्रसित होगी। तो यहाँ लिखा है कलर ब्लाइंड मेल, मतलब वो पुरुष उस रोग से क्या है? ग्रसित है। तो हम ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। ठीक, और स्त्री कैसी है? सामान्य। सामान्य मतलब ये दोनों XY। ठीक, सॉरी XY कह रहे हैं, XX। अब हो क्या रहा है कि मैंने इस पे एक डॉट लगाया हुआ, तो डॉट को हटा के अब हम क्या लिखेंगे? कलर ब्लाइंड C से शुरू हो रहा है तो हम इस पे क्या लिख लेंगे? C। मतलब अब यह इस रोग से पुरुष ग्रसित है और जो स्त्री है वो पूरी तरीके से क्या है? सामान्य है। अब कह रहा है कि इसके संतानों में किस प्रकार के लक्षण होंगे? तो जनन की क्रिया में इसके में बनेंगे क्या? शुक्राणु। और शुक्राणु कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार के। तो एक बनेगा ये वाला और दूसरा बनेगा ये वाला। और जो स्त्री है वो बनेगा इस तरीके से। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब पहले को पहले से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, पहले को इसके दूसरे वाले से मिलाएंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से। दूसरे को इसके पहले वाले से और इसको इसके दूसरे वाले से। तो ये सब क्या थे? पेरेंटल जनरेशन, गुणसूत्र, गैमीट्स, स्पर्म और ओवम, और ये F1 जनरेशन या पहली पीढ़ी।
तो अगर इसको लिखना हो हम लोग तो इसको क्या कहेंगे, किसी एक पे सी आया है मतलब ये वाला कॉलम है, एक पे डॉट लगाए थे, तो इसे कहोगे वाहक स्त्री। मतलब उसको लाल हरा दिखाई देगा पर वह उस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगी क्योंकि उस रोग के जीन उसके शरीर में है। इसको भी क्या लिखोगे, सेम इसी की तरह है, तो इसको भी क्या लिखोगे, वाहक स्त्री। और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसे क्या लिखोगे, सामान्य पुरुष। ठीक, क्योंकि इस पे एक भी नहीं आया है सी, जैसे यहाँ पे पूरा नॉर्मल है। तो अगली पीढ़ी में जो लड़कियां होंगी वह उस रोग की वाहक हो जाएंगी, मतलब उसको बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगी। और जबकि जो पुरुष होंगे वो मतलब लड़के पैदा होंगे वो पूरी तरीके से क्या होंगे, सामान्य होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर यहीं पे चेंज कर दिया जाए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि किसी वर्णांध रोग से ग्रसित पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से नहीं, यहाँ लिख दे किसी वर्णांध रोग के वाहक, वर्णांध रोग के वाहक, रोग के वाहक स्त्री से किया जाए, तो क्या लिखा है, वर्णांध रोग के वाहक स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। तो पहले वर्णांध पुरुष है तो हम क्या लिखेंगे, कलर ब्लाइंड मेल, और उसकी शादी किससे हो रही है, वर्णांध रोग से वाहक स्त्री। तो वाहक के लिए क्या लिखेंगे, कैरियर, कैरियर फीमेल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। कैरियर फीमेल के लिए हम ये वाली लाइन लिखेंगे, एक डॉट एक नॉर्मल एक्स, और कलर ब्लाइंड मेल के लिए हम लोग लिखेंगे ये लाइन, एक डॉट और एक वाई। ठीक, तो डॉट को अब हटाएंगे, डॉट की जगह पे हमको कलर ब्लाइंड लिखना है सी से, इसको भी हटाएंगे, उसको क्या लिखेंगे, सी। इसमें भी गैमीट्स बनेंगे दो तरीके के, इसमें भी गैमीट्स बनेंगे दो तरीके के, क्योंकि एक कैसा है, पावर है, मतलब उस रोग बीमारी के जीन है, और उसमें कैसा है, सामान्य। पहले वाले को पहले वाले से मिलाओगे इस तरीके से आएगा, दूसरे से मिलाओगे इस तरीके से आएगा, तीसरे को मिलाओगे इस तरीके से आएगा, और चौथे को मिलाओगे इस तरीके से। ये पहली पीढ़ी। तो इस पे दोनों पे सी आया है तो दोनों पे डॉट होने का मतलब इन्फेक्टेड। तो यहाँ लिखोगे क्या, कलर ब्लाइंड फीमेल। फीमेल क्यों लिख रहा हो, क्योंकि ये क्या है, XX, तो दोनों पे आया है। और इसको क्या लिखोगे, कैरियर फीमेल, या इसी को हिंदी में क्या कहोगे, वाहक स्त्री, क्योंकि एक पे आया है। और इसको क्या लिखोगे, ये तो सीधे ग्रसित है, वाहक तो होता नहीं पुरुष, तो इसे कहोगे कलर ब्लाइंड मेल, और ये पूरी तरीके से सामान्य है ये वाला, तो इसे कहोगे नॉर्मल मेल। इस तरीके से अगर पूछे, ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन देगा और इस तरीके से हम लोगों को क्या रहेगा, बनाना रहेगा। तो अब दूसरी बीमारी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस रोग को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में शादी वादी के साउंड की म्यूज़िक आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, थोड़ा क्या ही करेंगे, किसी से झगड़ा तो कर नहीं पाएंगे, समाज है, थोड़ा सामाजिक बन के रहना ही पड़ेगा। ठीक, इसको भी मिटा लेना। ठीक, देखो अगली जो बीमारी है उसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया रोग जो होता है, इस रोग में होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, पैर कट गया, शरीर का कोई भी अंग कट गया या चोट लग गया, उसके कारण क्या होगा, उसके उस अंग से लगातार खून बहता रहेगा और रक्त के जमने की क्रिया नहीं हो पाती है। तो यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैर कहीं कट जा रहा है या कुछ भी अंग कट जा रहा है और रक्त के जमने की क्रिया नहीं हो पा रही है तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। यह भी एक अनुवांशिक रोग है जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है। कह रहा है यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी, कहाँ की, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, विक्टोरिया को हुआ था, लेकिन इनके माता पिता को यह रोग नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में अगर हुआ तो किसके कारण हुआ, म्यूटेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं
उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? अचानक जीन परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। मतलब उनमें कुछ ऐसे लक्षण अचानक आ गए जिसके कारण ये रोग उनको हो गया। तो हीमोफीलिया रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, लेकिन इनके माता पिता को ये रोग नहीं था और इनके शरीर में यह रोग उत्परिवर्तन के कारण क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। इनके पति का नाम था एल्बर्ट। क्या नाम था? एल्बर्ट। एल्बर्ट को भी यह रोग नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इनको है तो इनके बच्चों में भी क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होगा? स्थानांतरित होगा। इस रोग पर विभिन्न वैज्ञानिक थे। कुछ वैज्ञानिक जिनका नाम के एक वैज्ञानिक हैं हे, एक वैज्ञानिक हैं जॉन ऑटो, ठीक, बुएल्स, ठीक, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस रोग की वंशागति के बारे में समझाया लोगों को कि यह रोग कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। तो उन वैज्ञानिकों पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल चलो देखते हैं कि ये रोग कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो जैसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। तो अगर कह रहा है कि इसको हम हटा लें थोड़ी देर के लिए, ठीक, इसको भी हटा ही ले रहे हैं, तो कह रहा है कि सेम एक क्वेश्चन मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ वैसे ही कि यदि किसी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित, ऐसे लिख लो, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित, सही है, वो भी चल जाए, ग्रसित स्त्री का विवाह किसी सामान्य कटने ना नहीं, ठीक है, किसी सामान्य पुरुष से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है क्या? यदि किसी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। तो जैसे हम लोग अभी वर्णांधता के लिए लिख रहे थे, उसी तरह पूरी तरीके से हम इसके लिए भी लिखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले किसके बारे में दिया है? स्त्री। तो इसे कहोगे क्या? हीमोफीलिया फीमेल, ठीक, और जो पुरुष है वो सामान्य है तो इसे लिखेंगे नॉर्मल मेल, ठीक। हीमोफीलिया फीमेल के लिए हम कैसे लिखेंगे? अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एच से। जैसे हम लोग वहाँ थोड़ा सा कॉलम बनाए थे वो दोनों के लिए, तो दोनों पे लिखेंगे। और नॉर्मल मेल है तो उसे क्या लिखेंगे? एक्स वाई। इसके अंदर सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे तो ये वाले बनेंगे, एच का मतलब हीमोफीलिया है, ठीक। और इसके अंदर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉर्मल। इसको इससे मिलाओगे तो यहाँ से आएगा एक पे एच और एक एक्स नॉर्मल, एक एक्स पे होगा एच, दूसरा वाई, ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा। इस तरीके से मिला रहो। पहला क्या है? एक पे है एक पे नहीं है, तो इसे क्या कहोगे? कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री। एक पे है तो इससे ग्रसित होता था सीधे पुरुष, इसलिए इसको कहोगे क्या? हीमोफीलिया मेल, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे? कैरियर फीमेल, और इसे क्या लिखोगे? हीमोफीलिया मेल, ठीक, इस तरीके से होगा। तो पूरी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? इसी तरीके से बना चलेंगे। और अगर नहीं समझ आ रहा है ये सब कैसे लिख रहे हैं तो इसके पहले हम लिखे थे, अगर एक्स एक्स लिखा होगा तो उसे क्या मानेंगे? नॉर्मल। अगर कहीं x पे पावर एक पे कुछ लिखा होगा तो उसे क्या होगे? कैरियर। दोनों पे कुछ ना कुछ पावर में लिखा होगा तो उसे कहोगे इन्फेक्टेड, मतलब ग्रसित। और ऐसे होगा तो इसे कहेंगे नॉर्मल, और किसी एक x पे होगा तो उसे कहेंगे इन्फेक्टेड। पुरुष
कैरियर क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुषों में एक ही यक्ष पाया जाता है जिसके कारण वो सीधे उस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको लिख रहे हैं। अगर लिखा होगा सामान्य स्त्री हीमोफीलिया में तो इससे लिखोगे, वाहक स्त्री तो ऐसे लिखोगे, ग्रसित स्त्री तो ऐसे लिखोगे, सामान्य पुरुष तो ऐसे लिखोगे, और ग्रसित पुरुष तो ऐसे। तो जहाँ डॉट होगा वहाँ पे एच लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। तो ये अगर समझ लें, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित फीमेल मतलब महारानी विक्टोरिया है, उनके पति नॉर्मल है। तो उनके बच्चों में जो लड़कियां पैदा होंगी वो उस रोग के वाहक होंगी, और जो लड़के पैदा होंगे वो हीमोफीलिया रोग से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें भी थोड़ा सा बदल रहा हूँ। यदि किसी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ वाहक स्त्री। वाहक स्त्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष से किया जा रहा है जो सामान्य नहीं है, जो क्या है, उस रोग से ग्रसित है। तो कह रहा है कि इसके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इतनी दूर मिटा ले रहा हूँ। ठीक, तो पहली लाइन इसमें लिखा है, यदि किसी हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री, वाहक के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि एक पे डॉट लगाना कैरियर। तो यहाँ हीमोफीलिया मेल ने लिख के, फीमेल ने लिख के क्या लिखेंगे, कैरियर, या वाहक स्त्री भी लिख सकते हैं हिंदी में। और पुरुष कैसा है, ग्रसित पुरुष। तो ग्रसित में तो एक ही पे डॉट लगाओगे तो इसी पे सीधे एच लिख लो। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें बनाएंगे, एक ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा। इसमें बनाएंगे तो एक ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा। इसको इससे मिलाओगे तो जो पहली लड़की पैदा होगी वो हीमोफीलिया रोग से क्या होगी, ग्रसित होगी, क्योंकि दोनों पे आया है। तो जब दोनों पे आएगा यहाँ पे तो उसे इन्फेक्टेड या ग्रसित मानोगे। इसको इससे मिलाओगे तो एक पे एच आया और एक वाई, तो वाई पे एक पे भी रहेगा तो पुरुष भी क्या होगा, ग्रसित। तीसरी अगर लड़की है तो वो क्या होगी, वाहक, क्योंकि एक पे आया है। और चौथा अगर लड़का होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, सामान्य। तो इसे लिखोगे क्या, हीमोफीलिया फीमेल या इन्फेक्टेड फीमेल। इसको क्या लिखोगे, हीमोफीलिया मेल। इसे क्या लिखोगे, कैरियर फीमेल। और इसे क्या लिखोगे, नॉर्मल मेल। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे फ्लो चार्ट अगर एग्जाम में आ रहा है तो। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं? लिंग संलग्न गुण वह गुण होते हैं जो सेक्स गुणसूत्रों या लिंग गुणसूत्रों पर, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और वंशागत के नियम अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3, एक्स संलग्न, वाई संलग्न और एक्स वाई संलग्न। एक्स संलग्न जो होते थे वो माता व पिता से पुत्र और पुत्रियों दोनों में स्थानांतरित होते थे, जिनमें पुत्र को माता से मिलता था और पुत्रियों को माता व पिता दोनों से मिलता था। इनका वाई से कोई संबंध नहीं होता था। वाई संलग्न गुण किसे कहते थे? वह लक्षण जो केवल वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते थे और उनका एक्स गुणसूत्रों से कोई संबंध नहीं होता है। यह लक्षण माता व पिता में से केवल पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, जिसमें पुत्र को केवल पिता से प्राप्त होते थे। और एक्स वाई संलग्न लक्षण पुत्र और पुत्रियों में माता व पिता दोनों से प्राप्त होते थे, जिसमें एक्स संलग्न लक्षण पुत्रियों को माता व पिता दोनों से मिलता था, जबकि पुत्र को केवल माता से मिलता था। और इसकी वंशागत के लिए 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़े, एक वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे में अंतर्भेद नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हो। जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है जिसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं, या इसे डेल्टोनिज भी कहते हैं। इसके बारे में हॉर्नर ने सबसे पहले बताया था 1876 में, आई थिंक, मैं वही थोड़ा सा भूल रहा था, 1876 में। और उसकी वंशागति जो भी है वो हम लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और हीमोफीलिया सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ। उनके पति एल्बर्ट थे, उनमें ये रोग नहीं था, और उनके माता पिता को भी ये रोग नहीं था। इसलिए ये माना जाता है कि यह रोग उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण हुआ, जिसकी वंशागति कुछ इस प्रकार से है। और ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय।